9 वर्ष का वांका ज़ुकोव, जिसे 3 महीने पहले आल्याखिन मोची के यहाँ काम सीखने भेजा गया था, बड़े दिन से पहले वाली रात वो सोने नहीं गया। वह इंतज़ार करता रहा और जब उसका मालिक और मालकिन तथा वहाँ काम करने वाले दूसरे लोग गिरजाघर चले गए, तब उसने मालिक की अलमारी से दवात और कलम निकाली, जिसकी नीब में जंग लग गया था। उसने एक मुड़ा मुड़ाया कागज़ का ताव निकाला, उसे फैला कर रखा और लिखने बैठ गया। पहला अक्षर बनाने के पहले उसने कई बार खिड़की के दरवाजे की तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, गहरे रंग की एक चित्र को देखा, कांपते हुए गहरी सांस ली। कागज बेंच पर फैला हुआ था और वांका बेंच के पास फर्श पर घुटनों के बल खड़ा था। उसने लिखा, प्यारे बाबा कॉन्स्टेंटिन मकारिच, तो मैं तुम्हें चिट्ठी लिख रहा हूँ। तुम्हें बड़े दिन की शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि ईश्वर तुम्हें सुखी रखेगा। मेरे माँ बाबा नहीं है और मेरे लिए बस तुम ही बाकी हो। वांका ने सिर उठाकर खिड़की के अंधेरे शीशे की तरफ देखा, जिस पर जलती मोमबत्ती की परछाई झिलमिला रही थी। कल्पना में उसने अपने बाबा कॉन्स्टेंटिन मकारिच को देखा, जो जिवारियोव नामक किसी धनी आदमी का रात्रि चौकीदारी किया करते थे। वह दुबला पतला छोटा सा 65 साल का बूढ़ा था, बहुत चुस्त और फुर्तीला। उसके चेहरे पर सदा मुस्कान छाई रहती थी। उसकी आंखें शराब के नशे में चौंधियाई रहती थी। दिन में वह या तो नौकरों की रसोई में सोया करता था या फिर बैठे बैठे रसोईदारिनों से मखौल किया करता था। रात में वह भेड़ की खाल का बना एक मोटा सा कंबल ओढ़े हुए, लाठी खटखटाते हुए हवेली के चारों ओर चक्कर काटा करता। उसके पीछे पीछे उसकी बूढ़ी एक कुतिया काश्तांका और एक दूसरा कुत्ता, जो काले बालों और नेवले जैसे लंबे शरीर की वजह से व्यून कहलाता था, सिर झुकाए चला करते थे। व्यून के ढंग से लगता था कि उसमें एक आदर करने और हर एक से परिचय प्राप्त करने की विलक्षण प्रतिभा है। वह जान पहचान वाले और अजनबी हर एक की ओर एक स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखता था, परस्पर विश्वास की भावना नहीं जमती थी। उसकी सिधाई और आदर सूचक बर्ताव तो दुष्टता की एक गहरी प्रवृत्तियों को छिपाने के लिए एक नकाब भर थे। अकस्मात दौड़कर पैर पे काट लेने, तहखाने में चुपचाप घुस जाने या किसानों की मुर्गियां झपट लेने में वह उस्ताद था। आए दिन उसकी पिटाई होती रहती थी। 2 दफा उसे रस्सी से बांधकर लटकाया जा चुका था। हर हफ्ते उस पर इतनी मार पड़ती थी कि वह अधमरा हो जाता था, पर इसके बावजूद वह जैसे तैसे बना हुआ था। बाबा शायद इस वक्त फाटक पर खड़े गांव के गिरजाघर की खिड़कियों से आ रही लाल तेज रोशनी को चौंधियाती आंखों से देख रहे होंगे और फेल्ट बूट पहने पैर थपथपाते नौकरों चाकरों से चुहल कर रहे होंगे। वह अपनी बाहें फैलाते और सर्दी में सिकुड़ते होंगे और रसोईदारिन या नौकरानी को चुटकी काटते हुए बूढ़ों की तरह ही करते होंगे। मौसम बेहद सुहावना होगा। हवा एकदम थमी सी होगी और एकदम ताजी। रात अंधेरी होगी, पर सफेद छतों, पाले, बर्फ से चमकते पेड़ों, चिमनियों से उठते हुए धुएं वाला पूरा गांव साफ साफ दिखाई पड़ता होगा। आसमान में खुशी से चमकते हुए तारे छिटक रहे होंगे और आकाश गंगा में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे होंगे, मानो जैसे कोई त्योहार आने वाला हो। वांका ने गहरी सांस ली, स्याही में कलम डुबोई और फिर लिखने लगा। और कल मुझ पर बुरी तरह से मार पड़ी। मालिक मेरे बाल पकड़कर घसीटता हुआ बाहर आंगन में खींच ले गया और पेटी से मेरी चमड़ी उधेड़ने लगा, क्योंकि संजोग से उनके बच्चे को झूला झुलाते हुए मैं सो गया। और पिछले हफ्ते एक दिन मकान मालकिन ने मुझसे हेरिंग मछली साफ करने को कहा। मैंने उनकी दुम से सफाई शुरू कर दी तो मालकिन ने मछली छीन ली और उसका सिर मेरे मुंह पर रगड़ डाला। दूसरे कामगार मेरा मजाक उड़ाते हैं, शराब खाने से वोदका लाने को भेजते हैं और मुझे मालिक के खीरे चुराने पर मजबूर करते हैं, और मालिक को जो भी चीज सामने पड़ जाए उसी से मेरी पिटाई करने लगता है। और खाने को कुछ नहीं मिलता। सवेरे रोटी का टुकड़ा दे देते हैं, दोपहर को दलिया और शाम को फिर रोटी का टुकड़ा। मुझे चाय, मिठाई या गोभी का शोरबा कभी नहीं मिलता। ये सारी चीजें वे खुद ही खा जाते हैं। मुझे बाहर सोना पड़ता है और रात में जब उनका बच्चा रोने लगता है तो मुझे उसे झुलाना पड़ता है और मैं बिल्कुल नहीं सो पाता। प्यारे बाबा, भगवान के लिए मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे गांव में ले जाओ। मुझे अब यह नहीं सहा जाता है। मेरे बाबा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं पैर पड़ता हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। वांका ने अपनी आंखें बंद की और सिसकियां भरने लगा।
मैं तुम्हारी सूंगनी पीस दिया करूंगा, उसने पत्र में आगे लिखा। मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना किया करूंगा, और अगर मैं शरारत करूं तो जितना चाहो उतना मारना। और अगर तुम समझते हो कि मेरे लिए वहां कोई काम नहीं है तो मैं करिंदों से कहूंगा कि वह मुझे काम रख ले, मुझ पे रहम खाकर मुझे जूते साफ करने का काम दे दे, या फिर मैं चरवाहे का काम कर लूंगा। प्यारे बाबा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी जान निकलती जा रही है। जी मैं आया था कि पैदल ही गांव भागूं, पर मेरे पास जूते नहीं है और मुझे पाले का डर है। और जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और मैं किसी को तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। और जब तुम मर जाओगे तब मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा, जैसे मैं अम्मा के लिए किया करता हूँ। और मॉस्को इतना बड़ा शहर है, बड़े लोगों के यहाँ इतने सारे मकान हैं और इतने घोड़े हैं, और भेड़े तो बिल्कुल नहीं है, कुत्ते डरावने नहीं है। बड़े दिन पर लड़के सितार लेकर नहीं निकलते, और गिरजाघर में गाना गाने को उन्हें नहीं दिया जाता है। एक बार मैंने दुकान में मछली पकड़ने के कांटे बिकते हुए देखे, और वहां डोर लगी बंसी थी, जैसी चाहो वैसी मछली पकड़ने की बंसी। और वहां एक बहुत बढ़िया कांटा था जिस पर ढेर सारी मछलियां एक साथ आ जाएं। मैंने दुकानें देखी हैं जहां हर तरह की बंदूकें मिलती है, बिल्कुल वैसी ही जैसे घर पर मालिक के पास है। उनकी कीमत 100 रूबल से तो ज्यादा ही होगी। और मीट की दुकानों पर तीतर और खरगोश मिलते हैं, पर वे ये नहीं बताते कि वो इन्हें कहाँ से मार कर लाते हैं। प्यारे बाबा, वहां हवेली में जब बड़े दिन का फर पेड़ को सजाएंगे तब तुम उससे मेरे लिए पन्नी वाला एक अखरोट ले लेना और हमारी संदूकची में रख देना। छोटी मालकिन ओल्गा से मांग लेना और कहना कि ये वांका के लिए है। वांका ने गहरी सांस ली और फिर खिड़की के शीशे की ओर देखने लगा। उसे बाद में याद आया कि बाबा मालिकों के लिए बड़े दिन का फल लेने के लिए जंगल में जाया करते थे और उसे अपने साथ ले जाते थे। वे भी कितने सुख के दिन थे। फर के पेड़ काटने से पहले बाबा पाइप सुलगाते और ठंड से कांपते वांका पर हंसते। फर के पेड़ बर्फ पाले से ढके स्तब्ध से खड़े या प्रतीक्षा करते कि उनमें से कौन मरेगा। और एकाएक बर्फ के ढेरों पर उछलता हुआ कोई खरगोश तीर सा निकल कर आता। बाबा चिल्लाने से न चूकते, रोक ले, पकड़ ले। बाबा पेड़ घसीटते हुए हवेली ले जाते और उसे वहां सजाना शुरू कर देते। वांका की प्यारी छोटी मालकिन ओल्गा सबसे ज्यादा व्यस्त होती। जब वांका की माँ जिंदा थी और हवेली में चाकरी किया करती थी, ओल्गा वांका को मिठाइयां देती थी और मन बहलाने के लिए उन्होंने उसे पढ़ना लिखना और 100 तक गिनती करना सिखाया था और उन्होंने उसे नाचना भी सिखाया था। और जब ओल्गा मर गई तो अनाथ वांका फिर अपने बाबा के पास नौकरों के रसोई घर और वहां से मोची आलियाखिन के यहाँ मास्को भेज दिया गया। वांका आगे लिखता है, प्यारे बाबा, मेरे पास आ जाओ। ईसा मसीह के नाम पर मुझे यहाँ से ले चलो। मुझ अभागे और अनाथ पर दया करो। ये लोग हमेशा मुझे पीटते रहते हैं और बराबर भूखा रखते हैं। मैं इतना दुखी हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं बराबर रोता रहता हूँ। एक दिन मालिक ने मेरे सर पर फरमा इतने जोर से मारा था कि मैं गिर पड़ा और मुझे लगा कि जैसे अब मैं उठ नहीं पाऊंगा। मेरी जिंदगी कुत्ते से भी बदतर है। सबको मेरा प्यार कहना और मेरा बाजा किसी को मत देना। मैं तुम्हारा वांका जुकोव। प्यारे बाबा, आ जाओ। वांका ने कागज को चौपड़ता मोड़ा और उसे एक लिफाफे में बंद कर दिया जिसे वह एक दिन पहले 1 कोपेक का खरीद लाया था। तब वह ठहर कर सोचने लगा। फिर दवात में कलम डुबोई और लिखा, गांव में बाबा को मिले। फिर सोचा, अपना सिर खुजाया और जोड़ दिया, कॉन्स्टेंटिन मकारिच को मिले। इस बात पर खुश होते हुए कि उसे लिखने के लिए किसी ने रोका टोका नहीं, उसने अपनी टोपी लगाई, कमीज पर कोट पहने बिना ही गली में दौड़ गया। एक दिन पहले उसने पता लगाया और लोगों ने उसे बताया कि खत डाक के बक्से में डालते हैं और यहीं से सारी दुनिया में भेजे जाते हैं। वांका दौड़ कर गया और पास वाले बक्से में अपने खत को उसमें डाल दिया। घंटे भर बाद सुनहरी आशाओं की लोरियों ने उसे गहरी नींद में सुला दिया। उसने एक अलाव घर का सपना देखा। अलाव घर के ऊपर बाबा बैठे थे, उनके नंगे पैर लटक रहे थे। वह रसोईदारिनों को चिट्ठी पढ़कर सुना रहे थे। व्यून अलाव घर के सामने आगे पीछे दुम हिलाते हुए टहल रहा था।